नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की विज्ञान। तो विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कहाँ क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का क्या है हमारा विषय? विज्ञान। क्या है? विज्ञान। विज्ञान में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट है क्या? चैप्टर फर्स्ट क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण को जानने से पहले हम जानेंगे कि परिचय, इस चैप्टर का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि परिवर्तन क्या होते हैं ना, समझेंगे। क्या जानेंगे? परिचय। तो समझेंगे हमारे चारों ओर घटित परिवर्तन प्रकृति का नियम है। किसका नियम है? प्रकृति का नियम है। जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे पानी का वाष्प में बदलना, ठीक है ना, या बादलों का जो वाष्प है उसका द्रव में बदलना, ये सभी के सभी क्या है? परिवर्तन है, ठीक है। और किसका नियम है? ये प्रकृति का नियम। विश्व में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें पल प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। सभी पदार्थों में क्या होता रहता है? परिवर्तन, ठीक है। जैसे दूध का खट्टा होना, ठीक है। हम लोगों ने देखा है दूध रखा है और वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, तो हमें उसे वो फ्रिज में रखना पड़ता है बचाने के लिए ना। चलो, ऐसे ही जल का भाप में बनना, ठीक। जल का क्या बनना? भाप बनना। बिजली के बल्ब से प्रकाश उत्सर्जन होना, ठीक है। बिजली के बल्ब से क्या होता है? प्रकाश का उत्सर्जन। फलों का पकना और लोहे में जंग का लगना। ये छोटे से उदाहरण हैं किसके? परिवर्तन के। क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है ना। अच्छा, अब इससे आगे हम जानेंगे कि इन सभी परिवर्तनों को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अभी हमने जितने भी परिवर्तन जाने, जैसे दूध का खट्टा होना, जल का भाप में बनना, या बिजली के बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन, फलों का पकना, लोहे पर जंग लगना, इन सभी परिवर्तनों को हम दो टाइप्स में क्या है? पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से दो टाइप्स हैं? तो सबसे पहला है भौतिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या है? फिजिकल चेंज, ठीक है। और दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस पर? भौतिक परिवर्तन की, कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो चलते हैं सबसे पहले भौतिक परिवर्तन पर, ठीक। क्या है? यह वे परिवर्तन हैं जिनमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या है? यह वे परिवर्तन है जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। अच्छा, भौतिक अवस्था क्या है? कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है, ठीक है। इस चीज़ में परिवर्तन होगा। आगे, उसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब ये है, उसके संगठन में और कुल द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आगे ये भी जानेंगे, परिवर्तन से कोई नई वस्तु नहीं बनती, कोई भी नई वस्तु नहीं बनती है। क्लियर है? अब समझेंगे, वस्तु के केवल भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति, आकार बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? भौतिक परिवर्तन में उसके भौतिक गुण बदल जाते हैं। रंग बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी, आकार बदल जाएगा। क्लियर है? आगे समझेंगे, जिन्हें विपरीत क्रिया द्वारा वापस भी नहीं लाया जा सकता है। क्या है? विपरीत क्रिया द्वारा उन्हें वापस भी नहीं लाया जा सकता है। आगे, शक्कर, नमक आदि पदार्थों का जल में घुलना, ठीक है। अगर हम शक्कर, नमक आदि को किस में घुल देंगे? जल में। या गंधक का पिघलना, बिजली के बल्ब का जलना, का प्रकाशित होना, ठीक है। ये सभी क्या हैं? एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। आगे हम जानेंगे, अच्छा सभी लोग समझ गए क्या है? वस्तु के केवल भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, ठीक है। भौतिक गुण में जैसे रंग, आकृति, आकार और क्या है, ये सब बदल जाते हैं, ठीक है। और इनको विपरीत भी वापस नहीं लाया जा सकता ना। जैसे हमने बताया, शक्कर और नमक को किस में घोल दें? जल में घोल दें। दूसरा, गंधक का पिघलना या बिजली के बल से प्रकाश का प्रकाशित होना, ठीक है। अब बात करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है। हमारा जो पूरा चैप्टर है वो डिपेंड करता है इसी पर। किस पर? रासायनिक परिवर्तन पर। भौतिक परिवर्तन उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। सबसे ज़्यादा मेन यही है रासायनिक परिवर्तन। ये सिर्फ यही टॉपिक
पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं हम यहीं से सीखेंगे, रासायनिक परिवर्तन से ना, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ध्यान से समझेंगे, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है। गुणों में तो परिवर्तन हो ही, साथ के साथ उनके संगठन और भार में भी क्या हो जाए, परिवर्तन होता है, तथा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। वहाँ पदार्थ नया नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ कैसा हो रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैग्नीशियम का जलना, किसका जलना, मैग्नीशियम का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग का लगना, देखा होगा अक्सर हम लोगों के पास बहुत सारी लोहे की वस्तुएं होती हैं और क्या होती हैं, उस समय के साथ साथ उन पर जंग लग जाती है। तो लोहे पर जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है, आगे है दूध का दही बनना। क्या, दूध का दही बनना, देखा होगा, मैंने बताया भी था आज कि अगर हमारे किसी बर्तन में क्या रखा है, दूध, तो अगर वो पूरे दिन ऐसे ही रखा रहे तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किसमें परिवर्तित हो जाता है, दही में। जब दही में परिवर्तित हो जाता है तो कहने का मतलब एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। पहले दूध था, अब नया पदार्थ क्या बन गया, दही। क्लियर है। तो क्या परिवर्तन कहलाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है ये, एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब चलते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक परिवर्तन हमने जाना, अब हम जानना चाह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ये है जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, एक या अनेक पदार्थ आपस में क्रिया करें और नए पदार्थ बनाएं, इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे समझो, ए और बी आपस में क्रिया करें और सी का निर्माण कर दें। ठीक है, एक या अनेक, अगर एक लेते तो अकेला ले लेते, ये क्या है, अनेक है। अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को, इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण। अब दोबारा से समझेंगे, जैसे ये कह रहे हैं कि नौसादर पर चूना मिलाकर, ठीक है, नौसादर हम हाथ पर लें और उस पर क्या मिला लें, चूना, और उसे रगड़ें। क्या है, रगड़कर सूंघिए, आप तीक्ष्ण गंध का अनुभव करेंगे। ठीक है, हमने क्या लिया, हाथ पे नौसादर ली और चूना लिया और उसको हम रगड़ रहे हैं। ठीक है ना, देखा होगा गाँव में अक्सर लोग तम्बाकू लेके रगड़ते रहते हैं ना, उसी तरह से क्या करेंगे, क्या लेंगे हम, नौसादर, और नौसादर पर क्या रख लेंगे, चूना, और उसे मिलाकर अंगूठे से रगड़ेंगे और जब उसे सूंघेंगे तो उसमें से बहुत तीक्ष्ण सी गंध आएगी। तीक्ष्ण गंध किसकी होती है, वो अमोनिया की होती है। किसकी गंध होती है, अमोनिया की। किसकी होती है, अमोनिया की। ठीक, अब बात करते हैं रिएक्शन कैसे काम करती है। तो अमोनियम क्लोराइड की क्रिया CaO से कराते हैं। किससे, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया चूने से कराते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, H2 और NH3। ये जो अमोनिया बनी, इसी का नाम है अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया गैस ही क्या दिखाती है, तीक्ष्ण गंध दिखाती है। वहाँ से जो स्मेल आती है वो किसकी है, इसी अमोनिया गैस की होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे, इसमें हम जाने रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं और नए पदार्थ बना रहे हैं। देखो ऐसा कुछ भी नहीं बना, कैसा बन गया, नए पदार्थ। जब नए पदार्थों का निर्माण होगा तो ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है। चलते हैं जस्ट अगले पॉइंट पर कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जाता है। कैसे पहचानेंगे, अवस्था में परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए, अवस्था में परिवर्तन, ठोस है, द्रव है, गैस है, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन कर ले तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हो जाएगी। दूसरा, ताप में परिवर्तन हो जाए,
किस में परिवर्तन हो जाए, ताप में। ठीक है, देखा होगा जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसका टेम्परेचर या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। ठीक है, या ताप बढ़ाने पर उसमें कोई चेंज आ जाए तो वहाँ से हम जानेंगे। दूसरा, रंग में परिवर्तन होना। ठीक है, क्या होना, रंग में परिवर्तन होना। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जैसे कुछ खाने की चीज़ है तो देखते हैं रंग, कलर देखकर ही बता देते हैं कि इसका कलर तो चेंज हो गया है। कलर चेंज होना मतलब उसने क्रिया कर ली है, उससे वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना। तो हम बस वही जानेंगे क्या है कि रंग में परिवर्तन होने पर भी पता चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और क्या क्या होता है, गैस का निकलना। क्या निकलना, किसी गैस का निकलना। अभी हमने गैस निकाली भी थी, याद है, जब हम इस नौसादर में चूना मिला रहे थे तो कौन सी गैस निकल गई, अमोनिया। कौन सी निकल गई, अमोनिया। तो गैस का निकलना भी हमें बताता है कि यहाँ क्या हो गई, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। पहचान कर सकते हैं, कर लोगे ना। क्या है, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, पहले से वो बदल जाएगी, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इस तरह से। ताप में परिवर्तन हो जाएगा, ताप कम हो जाएगा या ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, मान लो पहले पीला हो तो नीला हो जाए, नीला हो तो पीला हो जाए, इस तरह से ना। चलो आगे जानेंगे कि गैस का निकलना, उसमें से गैस भी निकल जाए। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण। क्या जानेंगे कि रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है रासायनिक समीकरण। जानने के लिए वैसे हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, ये एक रासायनिक समीकरण ही है। ठीक है, इसको समझने के लिए अब हम चलते हैं कहाँ, रासायनिक समीकरण पर। क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब समझो कि क्रिया में जो भाग ले रहा है, क्रिया में जो भाग ले रहा है, जो भाग ले रहा है उसे कहते हैं अभिकारक। ठीक है, और जो बन रहा है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। क्लियर है, याद रखोगे, जो क्रिया में भाग ले रहा है वो क्या है, अभिकारक, और जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाएगा, उत्पाद। ठीक है, इस आधार पर हम इनको पहचानेंगे। तो इनको बस दिखाना, निरूपित करना, या तो प्रतीक से करो या सूत्रों की सहायता से करो, उनको दिखाना, दिखाने से जो बना वही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। देखो ध्यान से समझेंगे, जैसे दे रखा है उदाहरण में कि जब मैग्नीशियम को, किसको, मैग्नीशियम को, ये रहा मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं। अब ध्यान से समझना, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, गर्म। ठीक है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, में परिवर्तित हो जाता है। तो दोबारा से समझो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है। अच्छा, ऐसे समझ नहीं आए तो सब लोग समझो जैसे दूध है। ठीक है, दूध में हम क्या डाल दें, पत्ती। पत्ती समझते हो, चाय वाली। ठीक है, और इसे क्या करें, गर्म। समझ में आ रहा है, क्या बन जाएगी, सब लोग पीते हैं, नहीं पीते, यही बन जाएगी, क्या बन जाएगी, चाय। ठीक है, लो पढ़ते पढ़ते पी लेना ना। अब समझो, इन दोनों ने भाग लिया। ठीक है, दूध ने और पत्ती ने, पत्ती चाय वाली ना, तो बना क्या, चाय। ठीक है, तो ये कहलाएगा उत्पाद। ये जो बन गया ये क्या है, उत्पाद। ठीक है, और ये क्या है, दोनों के दोनों ये हैं अभिकारक। ठीक, अगर तुम इसमें अदरक डाल रहे हो और कुछ डाल रहे हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, अभिकारक। याद रखना ना, बस पेपर में से मत लिखाना चाय पत्ती को, वरना फिर वो चाय तुम्हें पिला देंगे ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझे, जो क्रिया में भाग ले रहे हैं ये सब क्या कहलाएंगे, अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और जो हमें मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, उत्पाद। ठीक, और हम इसे या तो प्रतीकों द्वारा दिखाएं या सूत्रों द्वारा दिखाएं या ऐसे ही लिख दें, ये पूरा का पूरा कहलाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में क्या है, अभिकारक है, अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद। क्लियर हो गया, सबको क्लियर है, उम्मीद कर रहे हैं ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। बस हम ये कहेंगे चाय पत्ती को अभी थोड़ा सा क्या रखना, दूर रखना, इससे बस समझने के लिए अच्छा था ना ये। चलो बात करते हैं आगे। आगे हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ठीक है, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे हैं।
तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है कि किसी भी रासायनिक समीकरण के हम अणुओं को लिखते हैं। किसको? अणु को। ठीक है, अगर एक अणु है, एक परमाणु है, तो उसके प्रतीक को लिखते हैं। किसको? प्रतीक को। अच्छा, कैसे कहना चाह रहे हैं सर? तो ध्यान से समझो। जैसे यह है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का लिखेंगे Mg। ठीक, और आगे क्या है? अच्छा, आगे क्या है? ऑक्सीजन। तो फिर दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अभिकारकों के बीच में प्लस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस। मैग्नीशियम जो है वो O2 से क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, तो इसको O2 के रूप में लिखेंगे। और तीसरा नियम ये कहता है कि अगर जो उत्पाद होता है तो उत्पाद की तरफ एरो का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, और उत्पाद को लिखते हैं इस तीर के निशान से आगे। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो 2 ले लेंगे, यहाँ भी 2 ले लेंगे। अभी संतुलित करना बाद में सिखाएंगे ना, अभी बस इतना ही समझो। क्या है? अभिकारकों को लेते हैं। क्लियर है? कैसे दिखाते हैं? या तो अणु के रूप में लिख देंगे जैसे ये है, या उसके एक परमाणु है तो उसको प्रतीक के द्वारा लिख देंगे ना। दूसरी बात, सभी अभिकारकों के बीच में प्लस लगाते हैं। अगर उत्पाद ज़्यादा बन रहे हैं तो उनके बीच में भी क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह। जैसे A प्लस B, इन दोनों के बीच प्लस लगा। एरो, एरो इसलिए कि जहाँ उत्पाद बनता है उसके बीच में एरो। और 2 उत्पाद बने, मान लो C और D, तो इनके बीच में भी क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, एक बात और समझेंगे। ये जो तीर का निशान है, ये जो तीर का निशान है, ये बताता है कि अभिक्रिया कैसी है? अनुत्क्रमणीय है। कैसी है? अनुत्क्रमणीय है। सभी लोग हमें एक बार बताओ कि ये अनुत्क्रमणीय का मतलब जानते हैं? अनुत्क्रमणीय का मतलब ये है कि अभिक्रिया वापस नहीं लौटेगी। जैसे इन दोनों ने आपस में क्रिया की और बन गया उत्पाद, तो उत्पाद अब दोबारा से अभिकारक में परिवर्तित नहीं होगा। क्लियर है? एक तो ये हो गया, एक सीधा तीर का निशान। एक और होता है जब अभिक्रिया कैसी हो? उत्क्रमणीय। अभिक्रिया कैसी हो? उत्क्रमणीय। ठीक, बस इनको समझ लेना, ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस सीखना है इसमें ना, बहुत कुछ नहीं। क्या है? अनुत्क्रमणीय है तो इस तरह का चिन्ह होगा। अगर उत्क्रमणीय है, जैसे A और B आपस में मिलकर C और D बना रहे हों, और C और D आपस में मिलकर A और B बना रहे हों, तो हम इसे इस तरह के एरो से दिखाएंगे। ठीक है, कैसा एरो होगा? इधर से उधर गई और उधर से इधर आ गई। बात समझ में आ रही है? सब कुछ क्लियर है? सारी चीज़ें समझ गए? अब हम आगे बढ़ेंगे इससे थोड़ा सा आगे। अच्छा, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि समझ गए। पहला हमने बताया कि अणुओं द्वारा या प्रतीकों द्वारा इसको दिखाते हैं। दूसरा, इसमें प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है ना, एरो का चिन्ह लगाते हैं। ये एरो बताता है कि अभिकारक से उत्पाद प्राप्त हो रहा है। दूसरा, अगर सीधा एरो लग रहा है एक तरफ से तो वो अभिक्रिया कैसी है? अनुत्क्रमणीय। अगर डबल एरो लग रहे हैं, ठीक है, तो अभिक्रिया कैसी है? उत्क्रमणीय। इसका मतलब अभिक्रिया आगे अभिकारक से उत्पाद बन सकता है और उत्पाद से अभिकारक। सारी बातें क्लियर है? अब हम चलते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व जानेंगे। जैसे ये जो रासायनिक समीकरण था, हमने यहाँ 2 से गुणा किया था, याद है ना, और यहाँ भी कितने से गुणा किया था? 2 से। तो बात आती है 2 से गुणा हमने इसलिए किया क्योंकि ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाए। क्या हो जाए? रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाए। तो हम जानना चाह रहे हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाए तो उसका महत्व क्या है? बिना संतुलित के भी ठीक था। तो पहले जानेंगे हम क्या? रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो सबसे पहला महत्व इसका ये जानेंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और उनसे बनने वाले पदार्थों के बारे में पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उससे जो बन रहा है पदार्थ, उसके बारे में पता चलता है। ठीक, दूसरी बात क्या पता चलती है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले तत्व या यौगिक के अणुओं की संख्या ज्ञात हो जाती है। हमें ज्ञात हो जाएगी। देखो यहाँ हमें पता चला MgO के 2 अणु हैं, पता चला ना, तो इससे इस चीज़ का भी पता चल जाता है। और रासायनिक समीकरण से पदार्थ के अविनाशता के नियम की पुष्टि होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुम लोग समझ लेना ना एक बार। क्या है? रासायनिक समीकरण से पदार्थ के अविनाशिता
के नियम की पुष्टि होती है। किस नियम की? पदार्थ के अविनाशता के नियम की पुष्टि होती है। अभी इसके बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान से समझेंगे। MgO, सॉरी इसको थोड़ा सा कहाँ से समझें, शुरू से ही समझते हैं ना। जैसे Mg, यहाँ समझेंगे Mg जो है वो O2 से क्रिया कर रहा है। किससे क्रिया कर रहा है? O2 से। और बना क्या रहा है? MgO। ठीक है, इसके हमने 2 लिए, इसके हमने 2 लिए। ठीक है, अगर हम बात करें इसका अणुभार, इन दोनों का क्या निकालें? अणुभार। ठीक है, इनका अणुभार निकाल लें और इन दोनों का अणुभार निकाल लें। ठीक है, तो दोनों का अणुभार निकालेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। बात समझ में आ गई? क्या है? अभिकारकों का कुल अणुभार बराबर होता, अणुभार ना कहना चाहें तो द्रव्यमान कह सकते हैं। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद के द्रव्यमान के। यही नियम है द्रव्य की अविनाशता का। अच्छा, द्रव्य की अविनाशता का वैसे परिभाषा क्या है? तो ये कहते हैं कि कोई भी द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो उस सिद्धांत से हम समझते हैं कि ये ना तो नष्ट हो रहे हैं ना ही उत्पन्न क्या है, जितना भार इधर है उतना ही भार उधर है। क्लियर है? अणुभार निकालना जानते हैं। इन सभी के परमाणु भार को क्या कर देंगे? जोड़ जोड़ कर लिख लेंगे ना। चलो आगे चलते हैं। यदि कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो उसका आयतन भी ज्ञात हो जाता है। क्या है? यदि कोई, जैसे ये गैसीय अवस्था में है तो हम इसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें संतुलित रासायनिक अभिकरण के सभी महत्व पता चल गए। ठीक है, क्या क्या महत्व थे? तो पहला ये था, जो पदार्थ बनता है उनके बारे में पता चलता है, जो पदार्थ बने उनके अणुओं की संख्या पता चल जाती है, द्रव्य के अविनाशता के नियम की पुष्टि हो जाती है, और दूसरी बात, अगर कोई गैस दे रखी है तो हम उसका आयतन भी ज्ञात कर लेते हैं। सारे पॉइंट क्लियर? अब हम चलेंगे इससे आगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो पहले तो हम एक छोटे सी ही रिएक्शन को हम लेकर चल ही रहे हैं तो उसी पर ही रहेंगे आज। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर चलेंगे। पहले तुम छोटी छोटी चीज़ों को सीखो, जब छोटा सीख जाएंगे तो बड़ा अपने आप सीख जाओगे। देखो क्या है, जैसे Mg की क्रिया हम O2 से करा रहे हैं। किसकी क्रिया? सबसे पहले देखो, समीकरण को संतुलित करने का पहला स्टेप यही है कि पहले अभिक्रिया देखनी है। क्या करनी है? रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान से देखो, अभिक्रिया को देखना। ठीक है, जैसे तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो ऐसे इस अभिक्रिया को देखो, ध्यान से देखो। कुछ दिखा? हम देख रहे हैं, ये अभिक्रिया दिख रही है। चलो ध्यान से समझो। O के कितने हैं? 2। O के कितने हैं? 2। यहाँ O का कितना है? 1। बात समझ रहे हैं ना हमारी? यहाँ Mg का कितना है? 1। यहाँ Mg का कितना है भाई? 1। O बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है? O। तो हमने कैसे पहचाना? अभिक्रिया को देखकर। ठीक है, दूसरा नियम ये कहता है, अच्छा नियम फियम कुछ नहीं है, बस हम तुमको समझा रहे हैं ना। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो संतुलित नहीं है उसे बराबर करो। क्या कहता है? जो बराबर नहीं है उसे बराबर करो। तो कौन बराबर नहीं था? O। इधर O ज़्यादा थे उधर कम थे, तो हम क्या करेंगे समझ लेना, Mg प्लस O2 एरो MgO। ठीक, तो हम इस Mg में गुणा करेंगे, सॉरी O में गुणा करेंगे 2 का। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ O के 2 हैं। ठीक है, लेकिन अब Mg के कितने हो गए? 2। तो हम इस Mg में भी कितने से कर देंगे? 2 से गुणा। ठीक है, ये तो हमने बताया है कि बस संतुलित करना होता क्या है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है। संतुलित करना मतलब इधर के परमाणु और इधर के परमाणु बराबर हों। क्लियर है? अब बात आती है आगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां हैं। क्या हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां हैं, उससे बताओ हमें। ऐसे नहीं जैसे हमने बताया ना, किससे जानना है? विधियों से। अच्छा विधियां कितनी हैं? तो पहले समझेंगे। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की निम्नलिखित 4 विधियां हैं। कितनी हैं? 4 विधियां प्रचलित हैं। कितनी विधियां प्रचलित हैं? 4। लेकिन 4 में से हम चारों पढ़ेंगे नहीं, हमें सिर्फ एक ही विधि पढ़नी है। कौन सी? जांच एवं त्रुटि विधि। कौन सी विधि पढ़नी है? जांच एवं त्रुटि विधि ही हमारे सिलेबस में है, बाकी है नहीं ना। दूसरी क्या है? आंशिक समीकरण विधि। जान तो लेते ही हैं,
तीसरी है संयोजकता विधि और चौथी है आयनिक समीकरण विधि। क्लियर है? अच्छा, अगर ये तुम्हें कभी देखनी हो तो हम 11th क्लास के लिए वीडियो डालेंगे, तो वहाँ से देख लेना ना। अभी फ़िलहाल तुम्हारे सिलेबस में इतना है नहीं, तो इस पर हम फालतू की चर्चा करेंगे भी नहीं। क्लियर है? अभी हम जानेंगे किस विधि को, जांच एवं त्रुटि विधि। किस विधि को जानेंगे? जांच एवं त्रुटि विधि। क्या है ये जांच एवं त्रुटि विधि? देखो, पहली है जांच एवं त्रुटि विधि अथवा अनुमान विधि। और अनुमान का मतलब होता है तुक्का लगाना ना, जिसमें तुम लोग माहिर हो, तो ध्यान से समझेंगे। अनुमान भाई तुक्का नहीं है ना, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना है। क्या करना है? इसे ध्यान लगा कर समझना है। इसमें पहला पॉइंट तो यही कहता है कि जो भी रासायनिक समीकरण संतुलित करनी है पहले उसे लिख लो। क्या कर लो? जो भी रासायनिक समीकरण दे रखी है उसे पहले लिख लो। ठीक है, लिख लिया हमने इसको। इसके बाद ये दूसरा ये कहता है कि समझ में आया नहीं है, रासायनिक समीकरण को लिख लो और उसको देख लो अच्छे से। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसमें उस पदार्थ को चुनो, उस परमाणु को चुनो जो सबसे कम हो, जिसकी परमाणुकता सबसे कम हो संख्या में। अब समझो, Cu को देखो एक है, इधर Cu को देखो एक ही है, कुछ और है क्या एक वाला? नहीं, H के दो हैं, S के उधर दो हैं तो बराबर, तो उधर तो ज़्यादा हो गए, इधर O के 4 हैं, तो यही ठीक था। सबसे कम वाले को संतुलित करो। पहला पॉइंट क्या कहता है? जिसमें परमाणुओं की संख्या कम होती है उसे संतुलित करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट तो हम संतुलित कर देते हैं। देखो, Cu का एक, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि अब बचे हुओं को संतुलित करो। बचे हुए कौन है? एक एक करके देखते हैं, इसे हटा देते हैं ना। चलो ध्यान से समझेंगे। Cu बराबर हो गया, ठीक है। तीसरे पॉइंट में ये कहता है कि Cu के अलावा अब जो बचे हैं उनको देखो। S को देख लो, S यहाँ एक है और यहाँ S के कितने हैं? एक इधर है और एक इधर है, कितने हो गए टोटल? 2। तो भाई हमें इधर 2 करने हैं। कितने करने हैं? 2। तो हम इसमें गुणा कर देंगे 2 से। क्लियर है? कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ एक 2 थे, यहाँ एक ही था, तो एक में गुणा कितने से करनी पड़ गई? 2 से। क्लियर? तो S के कितने हो गए? 2। अब आगे ये कहता है कि जो अब असंतुलित हैं उनको और देख लो। किसको देख लें? H को देख लो। H के हैं 2 और 2 दूनी 4। जब 2 का इसमें 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब देखो H कहाँ है? H ये रहा, तो H के कितने हैं इधर? 2। हमें कितने करने हैं? 4। तो कितने से गुणा? 2 से। तो यहाँ हम गुणा कर देंगे 2 से। बात क्लियर है? कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। ठीक है। अभी O को और देख लो। किसको देख लो? O को। O के कितने हैं? 4। 4 दूनी 8। कितने हैं? 8। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इधर भी 8 हैं या नहीं? देखो, O के हैं 4, ठीक है, O के हैं 2 और O के हैं 2। कितने हो गए भाई? मुझे लग रहा है 8 ही हो गए। तो ये एक रासायनिक समीकरण क्या होगी? संतुलित। सबसे लास्ट पॉइंट इसका कहता है, हमने कितने पॉइंट करा दिए? 4। और ध्यान से समझेंगे लास्ट पॉइंट क्या कहता है। अच्छा, हमने बहुत पदों में नहीं लिखी है। अगर हम सभी पदों को अलग अलग करते तो ये अलग अलग बार में हो जाती है ना रिएक्शन संतुलित, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ही समझाते हुए लेकर चल रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझना। अंतिम पद ये कहता है कि जब अभिक्रिया संतुलित हो जाए, अभिक्रिया संतुलित मतलब तुम्हारे गुणाभाग पूरे हो जाएं, तो फिर उसको ढंग से लिख लो और लिखने के बाद फिर से 1-2 बार उसको चेक कर लो कि कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, अभी हमें आती नहीं है, अभी हम क्या कर रहे हैं? इसको सीख रहे हैं। तो पहले अपना एक बार गुणाभाग चेक कर लो, ठीक है। जिसका गुणाभाग ठीक होगा उसका जल्दी सही हो जाएगा। चेक करते हैं। Cu का 1, ठीक है, इधर भी Cu का 1। आगे H के हैं 4, H के हो गए 4, ठीक है। S के हैं 2, S के हो गए 2, ठीक है। O के हैं 8। देखो 4 दूनी 8। अब वो गिनेंगे 4, 5, 6 और 2, 8। संतुलित हो गई। यही एक तरीका है। अनुमान विधि द्वारा समझ लो या जांच व त्रुटि, मतलब जहाँ चेक करते जा रहे हैं और जहाँ गलती हो रही है उसको सुधारते जा रहे हैं। कितने स्टेप थे? तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? अभिक्रिया का अध्ययन किया, जांच की, ऐसे समझो। क्या की? पहले हमने उसको जांचा कि कहाँ कहाँ उसमें त्रुटियाँ हैं, त्रुटियों को जान लिया। जानने के बाद दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया? सबसे छोटे, सबसे कम परमाणु वाले तत्व को, सबसे कम परमाणु को क्या किया? संतुलित किया, ठीक है।
सबसे कम वाला Cu था उसे संतुलित किया। तीसरे पद में हमने इसके बाद जो बचे हुए हैं उनको संतुलित किया। थर्ड पद में क्या किया, S और O को संतुलित किया, ठीक है, और H को भी किया। अगर हम चाहें तो इसको अलग एक और पॉइंट बना दें कि O को करो या H को करो, उससे कोई लेना देना नहीं, एक ही में सीख लेते हैं। और चौथे पॉइंट में हमने क्या किया, उस समीकरण को दोबारा से लिखा और लिखने के बाद हमने उसका दोबारा से क्या किया, चेकअप किया, जांच की। पहले जांच भी कर रहे हैं, त्रुटि भी देख रहे हैं, जांच भी कर रहे हैं, त्रुटि भी देख रहे हैं। फिर लास्ट में हमने उसको एक बार और चेक कर लिया तो हमें पता चल गया कि हमारा रासायनिक समीकरण पूर्णतः संतुलित है। सारी बातें समझ में आ रही हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको तो हटा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे कहाँ चलते हैं, आगे है एक विधि हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि है, हिट एंड ट्रायल विधि से निम्न अभिक्रिया को संतुलित करना, ठीक है। इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है, याद नहीं करनी। मैं फिर से कहूँगा कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है ना, समझना है। क्या करना है, अभी तक समझना है बस, और कुछ नहीं करना ना। याद करने की चीज़ें आगे आएंगी तब हम याद करेंगे, लेकिन अभी बस इसको समझेंगे। समझना क्या है, इसमें पहला पद ये कहता है, देखो हम यहाँ थोड़े थोड़े से स्टेप लिखते चलते हैं वरना वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी। पहला स्टेप कहता है कि इनको जो भी तत्व दे रखे उनको बॉक्स में बंद कर लो, क्योंकि तुम इसमें कोई गुणा भाग ना करो, इसमें छेड़खानी ना करो ना। जो भी दे रखा है उसे क्या कर लो, बॉक्स में बंद कर लो। ये पहला पॉइंट कहता है, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पिछली वाली में जांच एवं त्रुटि विधि में कहता था सबसे छोटे वाले को संतुलित करो। इसमें दूसरा जो स्टेप सेकंड है वो कहती है कि सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा परमाणु वाले, तत्व को संतुलित करो। तो देख लो भाई कौन सबसे ज़्यादा में है, तो मुझे लग रहा है Fe सबसे ज़्यादा में है, O ज़्यादा में है, ठीक है। O के 4 हैं इधर, लेकिन इधर एक ही है, तो Fe को करेंगे। किसको करेंगे, Fe को। यहाँ 1 है, यहाँ Fe कितना है, 3 है ना। चलो या O को देख लो, किसी को भी देख लो, O को देख लो, तो O के कितने हैं, उधर 4 हैं, इधर 1 है, तो इसे कैसे गुणा करेंगे, यहाँ कर देंगे 4 से गुणा। देखो मैं यहीं लिख दूँ, ठीक है, आ तो जाएगा ना, Fe + 4H2O एरो Fe3O4, ठीक है, प्लस H2। ये संतुलित हो गई। क्या संतुलित होगी, ज़्यादा वाला कौन था, O लगा हमें, तो हमने O को संतुलित कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि जो बचे हैं अब उनको संतुलित करो। तो बचे हुए को संतुलित कैसे करेंगे, तीसरा पद, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या कहता है, बाकी सभी को संतुलित करना है, ठीक है। संतुलित कैसे करेंगे, लिख कर कैसे करेंगे, इधर लिख लेंगे Fe के कितने हैं, 1, उधर Fe के कितने हैं, 3, इधर H के कितने हैं, 8, उधर H के कितने हैं, 2, और O तो हम बराबर कर ही चुके हैं। तो देखो इधर Fe में कितने से गुणा करनी है, 3 से, और इधर O में कितने से गुणा करनी है, 4 से। कितने से गुणा करनी है, 4 से, तभी तो 4 दूनी 8 होगा। और ऐसे यहाँ कितने से गुणा करनी है, 3 से। तो बस यहाँ कर देंगे 3 से गुणा और यहाँ कर देंगे 4 से गुणा। क्लियर है। और इसको बाद में जब सबसे लास्ट में आ जाएगा तो फिर से लिख कर देख लेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी जगह कम रह गई है तो हम क्या करेंगे, इसको आगे करके देख लेंगे। क्या करके देखेंगे, देखो एक बार समझना क्या है, Fe + H2O, Fe + H2O एरो Fe2 Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा आया निकल कर क्या आया था, हमने यहाँ कितने से गुणा कर दी, 3 से, क्योंकि यहाँ Fe के 3 हैं। अब देखो O के कितने थे, 4, तो हमने यहाँ 4 से गुणा कर दी। H के हो गए 8, तो हमने यहाँ कितने से गुणा कर दी, 4 से। एक बार चेक कर लो सभी बराबर हैं या नहीं। देखो Fe के इधर कितने हैं, 3, ठीक है। H के कितने हैं, 8, O के कितने हैं भाई, 4, ठीक है। अब उधर भी चेक कर लेते हैं, Fe के कितने हैं, 3, O के कितने हैं, 4, और H के कितने हैं, 8, बराबर हैं भाई। पूरी तरह से कैसे हैं, बराबर। एक ये तरीका है, इसे क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं इसे, हिट एंड
ट्रायल विधि। बात क्लियर है। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए ना, चलो आगे हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण की कमियां क्या हैं, कमियां या सीमाएं क्या हैं, क्या क्या इससे पता नहीं चल पा रहा। तो सबसे पहले जानेंगे रासायनिक समीकरण निम्न तथ्यों को प्रकट नहीं करता। भाई किसको प्रकट नहीं करता है? तो पहले जानेंगे भौतिक अवस्था। अभी हमने लिखी थी ना क्रिया Fe, थोड़ा सा साफ लिख देना, राइटिंग पहचान में तो आ रही है। Fe प्लस क्या था, O2 एरो, अच्छा H2O, एक सेकेंड ध्यान देंगे, लास्ट वाली रिएक्शन को ही लिख दें। क्या है, Fe प्लस H2O ना, यही वाली ही लिख देते हैं, O2 वाली नहीं कराते। Fe प्लस H2O एरो Fe3O4, ठीक है, प्लस H2। क्लियर है, पुरानी रिएक्शन से ही सीख लेते हैं। अच्छा, इसमें हम जानेंगे क्या हमें पता चल रहा है कि ये Fe ठोस है, द्रव है, गैस है? क्या हमें ऐसा कुछ पता चल रहा है? तो नहीं पता चल रहा। तो पहला कमी यही है, क्या नहीं पता चलता? भौतिक अवस्था नहीं पता चलती। ठोस द्रव गैस के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिल पा रही, ना इसकी पता चल रही, ना इसकी पता चल रही, ना उसकी पता चल रही। दूसरी कमी क्या है, सांद्रता के बारे में भी नहीं पता चल रहा कि जल या यहाँ कुछ भी XYZ तनु है, सांद्र है, इस तरह की कोई भी बात हमें पता नहीं चलती है। गति व समय, हमें नहीं पता यह अभिक्रिया कितनी स्पीड से चल रही है, ठीक है, समय का भी नहीं पता कितने समय में ये पूर्ण होने वाली है। आगे ऊष्मा परिवर्तन, इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिल रही कि ऊष्मा ये ग्रहण कर रहा है या ऊष्मा त्याग रहा है, अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है, इस तरह की भी कोई जानकारी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। क्लियर है। आगे जानेंगे प्रकृति। इस रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति के बारे में भी हमें कोई पता नहीं चला है। क्लियर है, सारी बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही? इसमें से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो अब ये हो गई इसकी क्या सीमाएं, क्या हो गई सीमाएं। अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे, रासायनिक समीकरण की कमियों को दूर करने के उपाय। क्या जानेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण की कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि रासायनिक समीकरण की कमियों को निम्न प्रकार से दूर किया गया है। कैसे दूर किया गया है? कोई भी एक रासायनिक समीकरण ले लो, जैसे मैं कहता हूँ कि N2 प्लस H2 एरो NH3, ठीक है, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो ना, इस तरह से। सबसे पहली कमी यही थी, इसको अगर इधर देखें तो भौतिक अवस्था के बारे में नहीं पता चल रहा था। किसके बारे में नहीं पता चल रहा था? भौतिक अवस्था के बारे में। जब भौतिक अवस्था के बारे में नहीं पता चल रहा तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भौतिक अवस्था को पता करो। कैसे पता करें? यहाँ लिख दो, क्या लिख दें? G। अच्छा समझ लेना, G लिखा है मतलब क्या है? वो गैस है। ऐसे सब लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी हम बताते हैं। L का मतलब क्या है? कि वो द्रव है, ठीक है। और S का मतलब क्या है? देखो, गैस, लिक्विड, सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस, ठीक। और AQ लिखा होता है, A और Q, बस। AQ का मतलब ये है जलीय विलयन है। कैसा विलयन है उसका? जलीय, ठीक। और कहीं कहीं अभी तो नहीं लेकिन शायद बाद में तुम्हें पढ़ने मिले AL। AL का मतलब एल्कोहलीय विलयन है। कैसा है? एल्कोहलीय विलयन, ठीक है। इन सब के लिए इस तरह से यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ G लिख दिया, यहाँ भी G लिख दिया और यहाँ भी G लिख दिया। तो अब हमें ये बात पता चली कि ये क्या है? गैस है। हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है। और अमोनिया भी क्या है? गैस है। सारी बातें समझ में आ गई। तो पहली कमी का हमें क्या हो गया? दूर हो गई। दूसरी बात ये पता चली क्या कि अभिक्रिया के ताप दाब की भी जानकारी पहले नहीं होती थी। तो हमने क्या किया, इसी अभिक्रिया में ताप को लिखना शुरू कर दिया। किसको लिख दिया? ताप को। जैसे हम लिख दें कि 450 डिग्री सेल्सियस पे होती है तो हमने ताप भी लिख दिया। और हम बता दें कि 200 वायुमंडल दाब पर होती है तो हमने इस अभिक्रिया में दाब को भी लिखना शुरू कर दिया। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हैं। ताप हमने लिखना शुरू कर दिया और दाब भी हमने लिखना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है, अगर हम पीछे ध्यान दें तो ये नहीं पता चलता था सांद्रता का। किसका पता नहीं चलता था? सांद्रता का।
तो सांद्रता का पता करने के लिए इन दोनों को हम रफ कर दें, एक पॉइंट और बढ़ा दें ना, चलो ध्यान से समझेंगे। अगर हमें किसका पता करना है, सांद्रता का, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ए की क्रिया बी से करा रहे हो, ए की क्रिया यदि हम बी से करा रहे हैं और मान लो सी बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, सी बन रहा है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि विलयन तनु है या विलयन सांद्र है, ठीक है। ऐसे देखा होगा कि जिंक की क्रिया तनु HCl से, किससे, तनु HCl से, तो हम यहाँ इसके नीचे लिखते हैं तनु डाइल्यूट। बात समझ आई, क्या लिखा जाता है, उसकी सांद्रता से उसे अब व्यक्त करना पड़ता है। बात समझ गए, जब हम सांद्रता से व्यक्त कर देते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि अभिक्रिया तनु HCl से है या सांद्र HCl से है। क्लियर हो गया, सांद्रता के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। यहाँ जो भी उत्पाद बनने, जैसे ZnCl2 प्लस H2, ठीक है, ये संतुलित करने का विषय नहीं है, हमें बस यहाँ जानना था कि कैसे पता चलता है। क्लियर है, तनु लिख दिया, जिंक जो है तनु HCl से क्रिया करता है, ZnCl2 बनाता है और H2 बनाता है। अब हम एक बात और समझेंगे यहीं पर ही, या आगे समझ लो, एक पॉइंट और पता चला, तीसरा। अच्छा, कितने पॉइंट करा दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि हम भौतिक अवस्था के बारे में बता देते हैं, ठीक है। लिखते चलें क्या, लिखेंगे तो भाई तुम लोगों के लिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना। अच्छा समझ लो, पहला पॉइंट क्या था, भौतिक अवस्था की जानकारी। किसकी जानकारी, भौतिक की, कैसे, सॉलिड लिक्विड गैस लिखकर ना। दूसरा पॉइंट क्या था, ताप दाब की जानकारी, ताप व दाब की जानकारी। तीसरा पॉइंट क्या था, हमें सांद्रता का पता चल गया। किसका पता चल गया, सांद्रता का, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है कि हम चौथे पॉइंट से ये जानते हैं कि कौन सी अभिक्रिया प्राप्त हो, कौन सा अवक्षेप प्राप्त हो रहा है और कौन सा गैस के रूप में वो उत्सर्जित हो रहा है। क्या हो रहा है, वो उत्सर्जित। कैसे पता चला, तो इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ से कि कभी कभी देखा होगा कि जैसे पीछे हमने अभी एक रिएक्शन लिखाई थी, यहाँ जैसे हाइड्रोजन है, अगर हम इस पर लगा दें ऊपर का एरो, तो इसका मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में ये हाइड्रोजन उड़ गई। हाइड्रोजन क्या हो गई, उड़ गई, तो मतलब हाइड्रोजन उत्सर्जित हो गई, प्राप्त क्या हुआ, ZnCl2, ठीक है। तो हम एरो के निशान से बता देते हैं कि कौन सा अवक्षेप प्राप्त हुआ और कौन सी गैस क्या हो गई, अवक्षेपित हो गई। सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट से पता चला, ठीक है, क्या है, प्राप्त होना और गैस का उत्सर्जित होना। प्राप्त होने के लिए हम इस वाले एरो से दिखाएंगे और इसके लिए इससे, ठीक। और पांचवा पॉइंट क्या कहता है, कितने पॉइंट हो गए, 4। पांचवा पॉइंट हमें ये बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है या अवशोषित, इसके बारे में भी। अगर अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, क्या हो रही है, उत्सर्जित, जैसे इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, ध्यान से समझना, या अगले पेज पर ही चलते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। समझेंगे, जैसे A प्लस B एरो C बना, अगर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित, तो इधर ऊष्मा लिख देंगे प्लस ऊष्मा। ऊष्मा ना लिखना चाहो तो डेल्टा H लिख देना, ठीक है। किसके लिए है ये, ऊष्मा क्षेपी के लिए, ऊष्मा उत्सर्जित हो तब, ठीक है। अगर वो ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है, ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है, तो हम लिखेंगे A प्लस B प्लस ऊष्मा, इधर ही लिख देंगे प्लस ऊष्मा एरो C, ठीक है। मतलब यहाँ से पता चल जाएगा कि वो ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है। ये कौन सी होगी, ऊष्मा शोषी, क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी। बात क्लियर है। अच्छा एक बात और समझ लेना, अगर ऊष्मा यहाँ ना लिखनी हो तो उधर ले जाएंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, A प्लस B एरो C माइनस ऊष्मा, माइनस ऊष्मा, ठीक है। इसका भी मतलब यही है कि ये कौन सी है, ऊष्मा शोषी, मतलब ये ऊष्मा दे नहीं रही, ग्रहण कर रही है, ठीक है। देती है तो प्लस में चली जाती है। सारी बातें समझ में। अच्छा AB क्यों लिखा रहे हैं, रिएक्शन क्यों नहीं लिखा रहे, हम इसे बहुत जटिल नहीं करना चाहते, सबसे सरल भाषा में जानो। ये जो दे रखा है सब कुछ सबकी किताबों में लिखा हुआ है, हर जगह सभी को मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा जटिल नहीं करना है। हमको बस ये जानना है कि आप पहले इसको बहुत अच्छे से सीख जाएं,
ऐसा ना हो कि हम रिएक्शन कराते जाएं और अक्सर हाई स्कूल के बच्चे रिएक्शन देखकर ही डर जाते हैं। तो हमारा पहला यही काम है कि इससे सीखो कि अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं और ऊष्मा को निकाल रहे हैं। ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, तो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी। अगर वो ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है तो वो कैसी है, ऊष्माशोषी है। क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं आगे। आगे हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके प्रकार जानेंगे, अभी तक हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, परिवर्तन क्या होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनको हम संतुलित कितनी विधियों द्वारा करते हैं, प्रदर्शित किस विधि द्वारा करते हैं। अच्छा, प्रदर्शित करने में एक बात को और जान लेना, एक शब्द, एक एरो का चिन्ह और लगा रहता है, उस पॉइंट को भी इसी में ही हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, कहाँ ऐड कर देते हैं, यहीं पर। ठीक है, वैसे हम इसको बता चुके हैं लेकिन फिर भी समझ लेना। अगर एक एरो का चिन्ह है, ठीक है, तो ये अभिक्रिया कैसी है, अनुत्क्रमणीय। कैसी है, अनुत्क्रमणीय। क्लियर है। अगर इसमें डबल एरो का चिन्ह है इस तरह से, तो ये अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय। इस बात का भी यहीं से पता चलता है। ठीक है, बात समझ में कि सारी प्रकृति अब हमने बता दी है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, यहाँ से जरूर बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है। तो प्रकार कौन कौन से, हमने सभी, लगभग सभी प्रकार को यहाँ ले लिया है, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली। पहला है संयोजन अभिक्रियाएं। कौन सा है, संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन का मतलब जोड़ होता है, वो अभिकारक आपस में जुड़ जाते हैं, बस इतना ही याद रखना है। दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। अब इसमें वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, टूट जाए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाए, जुड़ जाए, और यहाँ क्या हो जाए, टूट जाए। एक अभिकारक दो उत्पादों में टूट जाए तो ये तो हो गया टूटना, और दो अभिकारक एक उत्पाद में जुड़ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ना। जुड़ना मतलब संयोजन अभिक्रिया। फिर इसके बाद आता है विद्युत अपघटन। क्या आता है, विद्युत अपघटन, या हम सिर्फ कह सकते हैं अपघटन। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे। इसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रियाएं। क्या है, विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन में क्या है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को हटा देता है, वहाँ से हम जानेंगे। फिर आता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। फिर इसके बाद आएगा रेडॉक्स। इसके बाद आएगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली ही अभिक्रिया की। क्या है, संयोजन अभिक्रियाएं। क्या है, संयोजन अभिक्रियाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आएगा ही। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किस रूप में हो सकते हैं, तत्व या यौगिक। ठीक है, पदार्थ जो हैं वो किस रूप में होंगे, तत्व या यौगिक के रूप में, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता। ऐसे समझो, ए और बी आपस में क्रिया करें और सी बना लें, मतलब अभिकारक दो हों या दो से अधिक हों, आपस में जुड़ें और एक उत्पाद बना दें। क्या बना लें, एक ही उत्पाद का निर्माण करें प्लस डी, ऐसी कंडीशन नहीं आए, कोई सह उत्पाद ना बने। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे भाई, ये दोनों आपस में जुड़ गए तो संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रियाएं। जैसे अमोनिया की क्रिया HCl से करा दें। किसकी क्रिया, अमोनिया की क्रिया HCl से करा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई, NH4Cl। अब देखो ये दोनों के दोनों क्या हुए हैं, आपस में जुड़ गए। जब आपस में जुड़ गए तो अभिक्रिया क्या हो गई, संयोजन अभिक्रिया। इसको समझो, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया करती है, ठीक, कार्बोनिल क्लोराइड बना लेती है, तो ये भी अभिक्रिया क्या होगी, संयोजन। क्यों, क्योंकि दोनों अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं और उत्पाद क्या दे रहे हैं, एकल। एकल का मतलब क्या है, अकेला उत्पाद दे रहे हैं ना। आगे C+O2 ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, क्या बना रहे हैं, CO2। ठीक है, क्या बना रहे हैं, CO2। तो ध्यान से समझो, ये दोनों भी आपस में जुड़े, अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। आगे
2H2 प्लस O2, ठीक है, क्या बन गया, जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रही हैं, संयोजन कर रही हैं, जल बना रही हैं। सभी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया, याद हो गई। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में जानेंगे सबसे पहला वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों, क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे समझो जैसे CaCO3 है, ठीक है, इसको हम गर्म करते हैं। बाह्य कारक का मतलब बाहर से हम कुछ करें, इस पर दाब लगाएं, गर्म करें, कुछ भी करें, गर्म करें और इसको तोड़ दें, क्या कर दें, लघु यौगिकों में अपघटित कर दें, छोटे छोटे यौगिकों में तोड़ दें, क्लियर हुआ। या अपने अवयवी तत्वों में तोड़ दें, तो इसको तोड़ना, जैसे हम क्या बना दें इसका CaO प्लस CO2, तो पहले एक था, अब कितने हो गए, दो। तो लघु यौगिकों में तोड़ना या अपघटित करना अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, क्या कहलाएगी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक। अब आगे समझेंगे। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा तीन तरह से होती हैं। किस किस के द्वारा, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। हमने तो यहाँ इसको गर्म किया है, मतलब ऊष्मा वाली ली है। इसको प्रकाश भी दिखा सकते हैं, विद्युत द्वारा भी दिखा सकते हैं, सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है ना। आगे समझेंगे। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के कारण अथवा ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश, कारण क्या है, ऊष्मा है, विद्युत है और प्रकाश है, को हटा देने पर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। क्या है, मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता, अतः ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती हैं। कहने का मतलब ये है कि CaCO3 से CO प्राप्त हो रहा है, CO2 प्राप्त हो रहा है, कब, जब इसे हम गर्म करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि इस गर्म करने को हटा दें तो भी ये CaCO3 टूटेगा CO और CO2 में, बैक नहीं जाएगा, अनुत्क्रमणीय है, लेकिन स्पीड शायद इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं सब कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या जानेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऊष्मा द्वारा कैसे होती है, प्रकाश द्वारा कैसे होती है और विद्युत द्वारा कैसे होती है। तीन प्रकारों को जानने की कोशिश करेंगे। तो यही कह रहा है, वियोजन अभिक्रियाएं निम्न तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की। तीन प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है ऊष्मीय अपघटन, पहला क्या है, ऊष्मीय अपघटन। दूसरा क्या है, प्रकाश अपघटन। तीसरा क्या है, विद्युत अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे ऊष्मीय अपघटन, ठीक। क्या है ऊष्मीय अपघटन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा, किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा से समझेंगे कैसे। जैसे ये कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। उसे याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ समझेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें, किसके द्वारा, ऊष्मा द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा गर्म करेंगे, ऊष्मा द्वारा। जब हम इसे गर्म करेंगे, उसे ऊष्मा देंगे तब, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। एक पदार्थ का ऊष्मा के द्वारा दो में टूटना तो ऊष्मीय अपघटन, और खाली टूटना अपघटन। क्लियर है, बहुत ज़्यादा नहीं याद करना ना। जैसे फेरस सल्फेट है, तो इसको जब हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, ठीक है, तो ये Fe2O3, SO2 और SO3 में टूट जाता है। क्लियर है। तो हम यहाँ भी समझें कि जब इसे ऊष्मा दे रहे हैं तो ये दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट गया। उत्पादों में टूटना ऊष्मा द्वारा, तो क्रिया क्या कहलाएगा, ऊष्मीय अपघटन। अब हम जानेंगे कि प्रकाश अपघटन क्या है। क्या, प्रकाश अपघटन क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। दूसरा टॉपिक है प्रकाश अपघटन। समझो, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा,
सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, ठीक, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश अपघटन। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम कोई क्रिया कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में AgCl को गर्म करें। AgCl को किसकी उपस्थिति में गर्म करें? सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ठीक है। करते कैसे हैं? एक ले लेते हैं चाइना डिश, ठीक है, और उसमें भर लेते हैं AgCl को, ठीक है, और उस पर हम सूरज की किरणों को डालते हैं, ठीक है, जहाँ कहीं से भी प्रकाश आ रहा हो वहाँ डालते हैं। तो होता क्या है कि AgCl जो है ये Ag और क्लोरीन Cl2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है इसमें? तो Cl2, ठीक। क्या प्राप्त होता है? AgCl को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये दो उत्पादों में टूट जाता है, ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन के रूप में, ठीक है। अब ध्यान से समझना, क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन मतलब एक पदार्थ का टूटना, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। क्या कहलाएगी? प्रकाश अपघटन। क्या कहलाएगी? प्रकाश अपघटन। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। किस पर चलते हैं? अगले पॉइंट पर। अगला क्या है? विद्युत अपघटन। क्या है? विद्युत अपघटन, ठीक है। विद्युत अपघटन को जानेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, विलयन कैसा हो? जलीय हो या गलित अवस्था में हो। किसमें हो? गलित अवस्था में, ठीक, में विद्युत प्रवाहित करने पर, ठीक है, किसी जलीय यौगिक में विद्युत प्रवाहित कर दें तो यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। कहानी वही कि एक पदार्थ कितने भागों में टूट जाए? दो में। कितने में टूट जाए? दो में टूट जाए, तीन में टूट जाए, एक, दो या दो से अधिक में टूट जाए। ऊष्मा द्वारा ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश द्वारा प्रकाश अपघटन, या विद्युत द्वारा। तो विद्युत के लिए बस कंडीशन ये है कि ये जलीय हो। कैसा हो? जलीय हो, बस यही कंडीशन है। और जब हम उसमें विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या हो जाता है? वो भी सरल पदार्थों में टूट जाता है। क्या कहलाती है? विद्युतीय अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहलाती है। सारी बातें समझ में आनी, ज़्यादा रटना नहीं है, बस समझना। पहला, अगर ताप की उपस्थिति में टूट रहे हैं सरल पदार्थों में तो हम बोलेंगे क्या? ऊष्मीय अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में अगर इनका वियोजन हो रहा है तो प्रकाश अपघटन। अगर इनका वियोजन किसकी उपस्थिति में हो रहा है? विद्युत अपघटन द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा। तो हम बोलेंगे क्या? इसे विद्युत अपघटन क्रिया बोल देंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे इसमें। इस प्रक्रम में धनायन, किस पर? धनायन कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है? धनायन। और एनोड पर क्या जाकर जुड़ता है? ऋणायन। भाई क्यों जुड़ता है? क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले पर जाकर जुड़ता है पॉजिटिव। ध्यान से समझना, कैथोड होता है नेगेटिव तो इस पर कौन जुड़ता है? धन वाला। और एनोड होता है पॉजिटिव तो इस पर कौन सा जुड़ता है? ऋण वाला। क्लियर है? एकत्रित होता है। जैसे ये कहता है जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब कैसा जल हो? अम्लीय जल हो, इसमें हम क्या प्रवाहित करें? विद्युत। क्या प्रवाहित करें? विद्युत। तो हमें क्या प्राप्त होगी? H2 और O2। क्लियर है? क्या प्राप्त हो जाएगी? H2 और O2। क्लियर है? एक बात याद रखना, O2 कहाँ प्राप्त होगा? एनोड पर, क्योंकि नेगेटिव वाला एनोड पर। और H2 कहाँ प्राप्त होगी? कैथोड पर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ये कह रहा है गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पोटेशियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। देखो KCl कैसा है? गलित। ध्यान से समझना, हमने बोला है गलित होगा। इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये K2K और Cl2 में क्या होता है? टूट जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? किसी गलित अवस्था में किसी पदार्थ का दो सरल उत्पादों में टूटना क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। क्लियर है? आगे हम चलने वाले हैं। अगला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाओं में हम जानेंगे क्या है। विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक अभिकारक पदार्थ द्वारा दूसरे अभिकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। ध्यान से समझेंगे, इस परिभाषा को थोड़ा सा अलग तरीके से जानेंगे। इसमें क्या है कि अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या है? ध्यान से समझेंगे कि क्या है,
Fe की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर से अधिक होती है। किसकी? Fe की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है, इसलिए Fe क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से Fe इस कॉपर को हटा देता है। किसको हटा देता है? कॉपर को। ध्यान से बात समझ में, जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा वो कम क्रियाशील वाले को उसके विलयन से हटा देता है। अच्छा, जब Fe इसको यहाँ से हटा देगा तो क्या हो जाएगा, FeSO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बना, FeSO4 प्लस कॉपर बाहर निकल गया। कॉपर यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्या है जिसमें, क्या है, एक क्रियाकारक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को निकाल देना। इस पदार्थ द्वारा दूसरे पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को निकाल देना क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसको भी समझो, जिंक है, कौन है, जिंक। जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से इस कॉपर को हटा देता है। तो कॉपर निकल गया बाहर और जिंक खुद कॉपर की जगह ले लेता है। क्या बन गया, ZnSO4। कहने का मतलब ये है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटा दे तो हम समझ जाएंगे कि अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया है। अच्छा, बहुत से बच्चों की समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि कौन किसको हटा देगा, कौन किसको हटा देगा। तो एक हम बहुत छोटा सा क्रम लिख देते हैं, याद कर लेना। क्रम से है, इसको याद इस तरह से याद रखेंगे कि ऊपर वाला या लेफ्ट वाला राइट वाले को हटा देगा। यहाँ से समझ लो, लिखते रहना। Fe इसके बाद ऊपर लिख देते हैं ना, यहाँ ये क्रम है सीधा सीधा, ठीक। याद रखना, इधर वाला इधर वाले को हटा देगा। देखो पहचान है, जिंक जो है वो कॉपर को हटा सकता है या नहीं, पहले आ गया तो पहले वाला बाद वाले को हटाएगा। देखो एक तरफ से देखते हैं, जिंक कहाँ है, ये रहा, और कॉपर कहाँ है, कॉपर आ रहा है यहाँ। तो भाई बाद वाले को पहले वाला क्या कर देगा, हटा देगा। बस इतना समझ लेना है। ये हमने इसलिए लिख दिया है, अभी तो तुम्हें नहीं पढ़ना था लेकिन मैंने लिख दिया है क्योंकि यहाँ से तुम एक बार इसको समझ सको। इसे कहते क्या है, तो ये है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है ये, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अच्छा, इसको भी चेक करना हो, क्या FeCu को हटा सकता था, तो चेक करते हैं। यहाँ से देखो पहले किसका नंबर आ रहा है, Fe का। Fe पहले आया है, Cu फिर से बाद में आया है, तो जो पहले आता है वो बाद वाले को हटा देता है उसके लवण विलयन से। क्लियर है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके लवण विलयन से हटा दे तो अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हो गई, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, इसके लिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, ये पूरी PDF हम वहाँ भेज देंगे, जैसा लिखा रहे हैं वैसे ही भेज देंगे। तो वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना, आराम से घर पर बैठकर इसे लिखते रहना, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे, द्विव विस्थापन। कौन सी है, द्विव विस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों, अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा, किसके द्वारा, परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं, उभय अपघटन। क्या कहलाती हैं, उभय अपघटन या द्विव विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। इन्हें द्विव विस्थापन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। जैसे ऐसे समझेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ा रहे थे ना, वहाँ से समझ सकते हैं या यहीं से समझ लो। देखो इस अभिक्रिया में Na2SO4 BaCl2 से क्रिया कर रहा है। वो कह रहा है Ba जो है इस Na की जगह आ रहा है और Na कहाँ जा रहा है, Ba की जगह। दोनों तरफ से विस्थापन, इसने इसको हटाया और इसने उसको हटाया, ऐसा मानकर चलें, ठीक है। क्या है, Ba आगे N की जगह, Na की जगह, और Na चले गए Ba की जगह। तो Ba जो है SO4 के साथ जुड़ गया और NaCl के साथ, तो 2NaCl और BaSO4, ठीक है। समझ में बात आ गई। अच्छा, आगे जानेंगे, क्या जानेंगे भाई, ठीक है। आगे हम ये जानेंगे इसमें क्या हो रहा है। तो देखो, अच्छा याद करने का सिंपल सा तरीका, आगे वाला पीछे वाले के साथ चला जाता है और ये दोनों बीच वाले आपस में जुड़ जाते हैं।
देखो Ag जो है Cl के साथ चला गया, AgCl, और K जो है NO3 के साथ। अब इसको डबल डिस्प्लेसमेंट को याद करना हो तो तरीका क्या है, अच्छा ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, फिर से वही, K जो है Ag को हटा रहा है और Ag जो है K को हटा रहा है, ठीक। K आ जाएगा Ag की जगह तो क्या हो जाएगा KNO3, ठीक है, और Ag चला जाएगा Cl की जगह तो क्या हो जाएगा AgCl, ठीक है। बात समझ में आ गई, पूरी समझ में आ गई, डबल डिस्प्लेसमेंट समझ गए। अगर एक दूसरे को हटा दे और दूसरा उसकी जगह आ जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट, अगर एक दूसरे को हटाए ऐसे समझेंगे A B प्लस C एरो, ये C जो है इस A को हटा दे तो क्या बनेगा C B प्लस A, तो ये तो सिर्फ विस्थापन, क्या है ये विस्थापन, ठीक है। अगर इसी क्रिया को हम ऐसे देखें, कैसे देखें दोबारा से समझना, A B प्लस C D, अब हो क्या रहा है, C जो है A को हटा रहा है तो क्या बन जाएगा C और B, प्लस A जो है C को हटा रहा है तो क्या बन जाएगा A और D, ठीक है। ये कहलाएगा द्विव विस्थापन, क्या कहलाएगा द्विव विस्थापन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अच्छा एक बात याद रखना, उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, या ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं, कैसे भी याद कर लेना, क्लियर है। सबसे पहले उपचयन को ही जानेंगे, ऑक्सीकरण को समझेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग हो, किसका योग हो, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का ह्रास हो और पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्या कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हम इसको यहाँ से समझेंगे, यहाँ से जानेंगे, किसको जान रहे हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो, जुड़ जाए, ऑक्सीजन का क्या हो, योग, ठीक है। यहीं से समझते चलना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, हाइड्रोजन का त्याग हो जाए, हाइड्रोजन का त्याग हो जाए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन भी त्याग दिया जाए, इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दिया जाए, त्याग दिया जाए, तो वो क्रियाएं ऑक्सीकरण कहलाएंगी, क्लियर है। तो जानते हैं, देखो Cu के साथ O2 है, साथ नहीं अलग अलग है, Cu जो है O2 से क्रिया कर रहा है और ये दोनों साथ आ गए, ऑक्सीजन क्या हो गई, जुड़ गई, वही ऑक्सीजन क्या होगी, Cu के साथ जुड़ गई, CuO बन गया, तो अभिक्रिया ऑक्सीजन का योग हो तो अभिक्रिया ऑक्सीकरण, क्लियर है। आगे SnCl2 प्लस Cl2 एरो बन गया SnCl4। अब बात आती है कि ना तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, ना इसमें हाइड्रोजन है, ना इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग है, फिर कैसे पहचानें, तो इसको हम पहचानेंगे किसके द्वारा, आयनों के द्वारा। किसके द्वारा पहचानेंगे, आयनों के द्वारा, आवेश के द्वारा। देखो बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो Cl पर होता है माइनस का चार्ज, तो कितना हो जाएगा माइनस के 2, भाई क्योंकि 2 Cl है तो इस पर कितना हो जाएगा प्लस के 2, Sn पर कितना होगा प्लस के 2। कहाँ से बताया हमने, समझ रहे हैं ना, Cl पर -2 कहाँ से हो गई, ये बात क्लियर हुई। Cl पर होता कितना चार्ज है, माइनस का, कितना होता है -1, -1 के 2 हैं तो इस पर हो जाएगा +2, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, Cl पर -1 के कितने हैं 4, कितना हो गया +4, कितना हो गया +4। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, +2 से +4 पर पहुँच गया तो धन आयन में वृद्धि हो गई, क्या हो गई, धन आयन में वृद्धि हो गई। अब धन आयन में वृद्धि हो गई है तो हम ये जानेंगे कैसे वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। अच्छा कुछ बच्चे इसको जानते नहीं होंगे तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा सिखा दूँ ना, क्या समझेंगे कि धन आयन में वृद्धि से क्या होगा। देखो ऐसे समझेंगे, जैसे कोई पदार्थ है Fe, ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण आयन कितना है, आवेश कितना है 0, आवेश कितना है इस पर 0, ठीक, आवेश है इसका 0, घात जो कुछ भी नहीं है। अब मान लो कि Fe+3 हो जाए, कितना हो जाए +3, तो ये कब +3 होगा, याद रखना जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग आ जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने उस पर प्लस के आवेश आ जाएगा। तो भाई पहले 0 पर था, 0 से कहाँ पहुँच गया +3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है 3,
कौन त्याग रहा है? ये, ठीक है। Fe ने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा, त्यागते दूसरी तरफ है, त्यागने के बाद उतना ही उस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, Fe+2 है और बन गया Fe+3। अब कितने त्यागे? तो भाई 2 था, 3 पर पहुंचा, 1 का काम किया है, तो कितने त्यागे? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 1। समझो, Fe+3 ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही वो +2 से +3 पर पहुंच गया, धनायन में वृद्धि, ठीक है। सारी बातें समझ में आ रही है। रेड वाला भी समझ लेना, अगर ये Fe+3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता तो उतने ही कम हो जाते, क्या हो जाता? Fe+2 हो जाता। ये होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना और ये होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ठीक है। चलो अब समझेंगे, कितना था भाई? ये Fe+2 है ना, समझेंगे। सॉरी, Sn क्या है? +2 है। अब क्या हो रहा है? +4 पर जा रहा है, तो 4 पर कब जाएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है भाई? 2 का। कितने का? 2 का। और जब 1 त्यागे, 2 त्यागे या 10 त्यागे, लेकिन इलेक्ट्रॉन त्यागे तो हम क्रिया क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण, ठीक है। सारी बातें क्लियर हैं। इस रिएक्शन को देखेंगे, MnO2 जो है HCl से क्रिया कर रहा है और बना रहा है MnCl2, Cl2 और H2। क्या बना रहा है? MnCl2, Cl2 और H2। अच्छा, Cl को देखो, Cl पर चार्ज कितना है? यहाँ -1। कितना है? -1। और अगर हम इधर देखें तो इस पर कितना है चार्ज? 0। अच्छा, -1 से 0 पर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? वो त्याग। यदि इलेक्ट्रॉन का क्या करे? त्याग करे। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण, ठीक है। आगे समझेंगे, इस क्रिया को समझो क्या है। Zn की ऑक्सीकरण संख्या है 0 और यहाँ SO4 पर होता है -2, तो इस पर कितना हो जाएगा? +2। Zn जो है 0 से कहाँ पहुँचा है? +2 पर। कहाँ? +2 पर। कब पहुँचेगा प्लस पर? अभी हमने समझाया था ना, याद है? 0 से 2 पर 3 पर कब पहुँचता है? जब इलेक्ट्रॉन को क्या करे? त्याग। इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे? वो त्याग। तो कहीं ना कहीं ये भी क्रिया क्या हो गई? ऑक्सीकरण। लास्ट में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा ही रखा है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तभी उस पर धनायन आता है, ठीक है। हम आप लोगों से कहेंगे कि बस इन 3 लाइन को याद रखना, ऑक्सीजन ग्रहण, हाइड्रोजन त्याग और इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्यों? क्योंकि अपचयन भी यही है। क्या है? अपचयन इसका जस्ट उल्टा होता है, ऑक्सीजन का त्याग, हाइड्रोजन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ठीक है। क्या कहलाएगा? अपचयन। तो बहुत ज़्यादा हमें अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसमें? अपचयन में। समझेंगे वह अभिक्रिया जिसमें, समझिए, ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का संयोग हो या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, किसी पदार्थ को क्या हो? इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हमने यही लिखा है। क्या बताया? अपचयन क्या है? शॉर्ट में सीखना सब कुछ ना, बहुत ज़्यादा रट्टा मत मारना, सीखने पर ध्यान देना। हाइड्रोजन ग्रहण करे, हाइड्रोजन ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन भी क्या करे? वो ग्रहण करे, और क्या करे? ऑक्सीजन को त्याग दे। बस ऑक्सीजन का क्या कर दे? त्याग करना पड़ेगा ना कुछ तो त्याग करना पड़ता ही है। अब समझो, CO है, इसके साथ कौन है भाई साहब? O। अब देखो CO अकेला हो गया, कौन निकल गया? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का क्या हो? त्याग। बस उतना ही देखो जितनी हमें ज़रूरत है। CuO, CU के साथ O है, यहाँ से CU निकल गया, तो हम बताएंगे ऑक्सीजन क्या हो गया? त्याग हो गया। ऑक्सीजन का त्याग, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। वहाँ से देखते रहना, ऑक्सीजन का त्याग क्रिया अपचयन। अब देखो इसको समझेंगे, यहाँ से देखो Cu की ऑक्सीकरण संख्या 0, ठीक है। कितनी है? अच्छा, इस वाले Cu को देख लो। चलो, वो वहाँ से नहीं देखना चाह रहे तो यहाँ से देख लो एक बार। इस वाले Cu, Cl पर माइनस, तो माइनस के 2, तो ये हो जाएगी प्लस के 2। अच्छा, यहाँ आएंगे तो इस पर माइनस और इस पर प्लस। अब समझो, प्लस के 2 से वो कहाँ पहुँच गया? प्लस के 1 पर। +2 से कहाँ जा रहा है? +1 पर, मतलब धन में कमी हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये ग्रहण कर रहा है। तो ये वाली क्रिया याद रखना, यहाँ से लेकर ये वाली क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन। तो पूरी अभिक्रिया को हम इस तरह से क्या कह सकते हैं? ये एक अपचयन का उदाहरण है। आगे चलते हैं इस पर। MnO2 से जो है वो कहाँ जा रहा है? MnCl2 पर। ये क्रियाएं दोनों के लिए काम करेंगी। देखो, अभी हमने थोड़ी देर पीछे बताई थी, यही क्रिया
ये किसके लिए बता रही थी, यहाँ से यहाँ तक लेकर गए थे, ध्यान से समझो, यहाँ से HCl से हमने Cl को देखा था, तो कौन सी क्रिया थी, ऑक्सीकरण। ठीक है, इसी अभिक्रिया को हम यहाँ ले आए हैं। यहाँ देखेंगे Mn की ऑक्सीकरण संख्या होगी +4। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें -2 है तो कितनी हो जाएगी, +2। अब ध्यान से समझेंगे कि Mn जो है +4 से +2 पर आ गया, मतलब ज़्यादा से क्या हो रहा है, कम। तो कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो ग्रहण, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो क्रिया अपचयन। ठीक, याद रखना इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। इसको भी हम सिखाएंगे ना अभी थोड़ी देर आगे चल के। देखो जैसे लास्ट रिएक्शन को समझो, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, ये इसमें साफ दिख रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है। ठीक है, और क्लोरीन आयन क्या हो रही है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है और क्लोरीन आयन बना रही है। क्लियर हुआ। अच्छा, इसको भी समझ लो, क्या है, FeCl3 H2S से क्रिया कर रहा है, बन रहा है FeCl2 में। देखो ध्यान से समझो, यहाँ है +3, क्यों, क्योंकि ये -3 है, यहाँ -2 है तो कितना हो जाएगा, +2। अब समझो +3 से +2 पर गया, भाई ज़्यादा से क्या हो रहा है, कम, प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो ग्रहण। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन। तुम्हें बस इतना याद रखना है, हाइड्रोजन ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और ऑक्सीजन को त्यागे, वो क्रियाएँ क्या कहलाती हैं, अपचयन। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ठीक, ऑक्सीकारक तथा अपचायक। देखो मैं आप सभी से कहूँगा कि इतनी ज़्यादा मेहनत मत करना, सिंपल तरीके से सीखना। हम अब तक सीख कर आ चुके हैं। पहले क्या सीखे थे, ऑक्सीकरण। क्या सीखे, ऑक्सीकरण। इसका दूसरा नाम है उपचयन। क्या था भाई इसमें, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का त्याग। ठीक है, फिर हम जाने अपचयन। क्या है, ऑक्सीजन का त्याग, हाइड्रोजन ग्रहण और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो, ग्रहण हो। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो ठीक है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ऑक्सीकारक अपचायक का इनसे क्या लेना देना। तो ध्यान से समझेंगे, ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा उस पदार्थ को हम कहेंगे, याद रखना, ऑक्सीकरण की क्रिया में ही होगा, उस पदार्थ को बोलेंगे अपचायक। क्या बोलेंगे, अपचायक। तो पूछा जाए अपचायक किसे कहते हैं, अपचायक वह पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, हाइड्रोजन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। पदार्थ कहलाता है अपचायक और अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। क्लियर है, आगे समझेंगे। अपचयन, सब कुछ ही यहीं क्लियर कर देते हैं, आगे कम क्या करनी पड़ेगी, मेहनत कम करनी पड़ेगी। अपचयन में ऑक्सीजन ग्रहण हो, हाइड्रोजन ग्रहण हो, सॉरी ऑक्सीजन त्याग हो, हाइड्रोजन ग्रहण हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो। फिर ऑक्सीकारक। अपचयन वाली क्रिया देखो उल्टा आता है, जैसे ऑक्सीकरण में अब क्या आना चाहिए था, अपचायक, लेकिन ऑक्सीकरण में आना चाहिए था ऑक्सीकारक, लेकिन आया क्या, अपचायक। अपचयन में क्या आना चाहिए था, अपचायक, लेकिन आता क्या है, ऑक्सीकारक। क्या आता है, ऑक्सीकारक। ठीक, इस पॉइंट को थोड़ा ढंग से समझना। अपचयन में क्या आता है, ऑक्सीकारक। तो ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन त्यागता हो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन ग्रहण करता हो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब इस पर आते हैं, यहाँ समझेंगे। अर्थात वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करे, ग्रहण करे, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ऐसे समझो, दूसरी परिभाषा जान लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का क्या हो, अपचयन, ये वाली क्रिया हो, अपचयन होगा, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। ठीक है, अर्थात हमने बताया वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। पदार्थ का क्या होगा, अपचयन। ठीक है, और अपचायक में क्या होगा, पदार्थ का ऑक्सीकरण। बात समझ में आई, नहीं आई, समझो। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन त्यागते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। क्लियर है। इस अभिक्रिया को एक बार देखो, कहाँ से देखना है, यहाँ से देखो, ये 0 पर है, ठीक है, और यहाँ कितना है, -2,
जीरो से माइनस कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर लेगा। भाई ऋणी कब होंगे? जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे। ठीक, क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। सारी बातें समझ गई? तो ये वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। ठीक है, क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। दोबारा से समझो, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तब जाकर इस पर ऋण आवेश आया। क्या आया? ऋण आवेश। तो हम समझे कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो क्लोरीन कहलाएगा ऑक्सीकारक। क्लियर है? इसको थोड़ा अच्छे से कहीं लिख लेना, याद करने के लिए नोट पॉइंट करके वैसे बना लेना, अच्छे से समझ में सब कुछ आ जाएगा, कुछ ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा। अपचायक क्या था? तो अब तुम्हें यहाँ कुछ याद नहीं करना, मैं हमेशा कह रहा हूँ यहाँ से सीखो। ऑक्सीजन जो ग्रहण करता हो, हाइड्रोजन त्यागता हो, इलेक्ट्रॉन त्यागता हो, क्या कहलाएगा? अपचाय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचाय कहलाएगा। ठीक है, अब समझेंगे। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण वाला ही क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। ठीक है, अब समझेंगे। अर्थात अपचायक वह पदार्थ है, ऐसा पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर से समझो। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। क्या कहलाएगा? अपचायक। क्लियर है? यहाँ ध्यान दो, Fe पर कितने हैं? यहाँ I पर चलते हैं। I पर है -2। ठीक है, और यहाँ I पर कितना है? आवेश 0। ठीक, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? भाई ऋणी से बिना ऋणी हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? त्याग। किसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है? O नेगेटिव ने। तो O नेगेटिव क्या कहलाएगा? अपचायक। क्या कहलाएगा? अपचायक। ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो पदार्थ कहलाता है अपचायक। उम्मीद है ये सारी चीज़ें अब आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे हम जानेंगे। थोड़ा रेस्ट कर लेना बीच में, ठीक है ना, और इसके बाद कंटिन्यू करना। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हों। क्या? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हों। समझेंगे? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित होते हैं, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही साथ हों। क्लियर है? जैसे इस रिएक्शन को देख लो। क्या देखना है? Cu के साथ O है और यहाँ Cu के साथ O नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ से त्याग हो गई। क्या हो गई? ऑक्सीजन का त्याग। अच्छा, जब ऑक्सीजन का त्याग है तो क्रिया अपचयन। क्या कहलाएगी? अपचयन। ठीक, अब देखो H पहले अकेला था, अब ऑक्सीजन के साथ है। H2 ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, तो यहाँ क्या हो? ऑक्सीजन ग्रहण। जब ऑक्सीजन ग्रहण होती है तो क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकारक। क्या कहलाती है? ऑक्सीकारक। अब बात करते हैं, एक बात और बात कर लें, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स। क्रिया क्या कहलाएगी? पूरी क्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स। क्या कहलाएगी भाई? रेडॉक्स। ठीक है, फिर से समझो। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो ऑक्सीकरण होगा। भाई थोड़ा सा हम पे मिस्टेक हो रही है ना। क्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। ठीक, और CuO ने ऑक्सीजन को त्यागा तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन। अब एक बात और जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जाना, ऑक्सीकारक अपचायक एक ही अभिक्रिया से सारी चीज़ें कर लेना। देखो, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, इसने ऑक्सीजन ग्रहण की, या ऑक्सीकरण, तो ये पदार्थ कहलाएगा अपचायक। क्या कहलाएगा? अपचायक। ठीक है, कौन सा? H2। और इसने ऑक्सीजन को निकाला, त्यागा किसने? इसने, तो ये वाला CuO कहलाएगा ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब आपने इसको अच्छे से जान लिया, क्या जान लिया? ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला ऑक्सीकरण पदार्थ उल्टा अपचायक कहलाएगा, ऑक्सीजन को त्यागने वाला क्रिया अपचयन और पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाएगा। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये दोनों एक साथ ही हो रहे हैं वो पूरी अभिक्रिया
रेडॉक्स कहलाएगी। उम्मीद है ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये हमारे जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अपचयन हमेशा पेपर में पूछी जानी तय है। क्लियर है ना? तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेंगे। अच्छा, एक बात और समझना, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर भी हम इस अभिक्रिया को जान सकते हैं। किस आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स। समझेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास व दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। भाई एक इलेक्ट्रॉन त्यागे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तभी तो दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। तो का ग्रहण साथ साथ होता है, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। हम किस आधार पर बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, त्यागने वाला ऑक्सीकरण, जो ग्रहण कर रहा है क्रिया अपचयन। ठीक है, दोनों क्रियाएं साथ साथ हो गई। अब समझेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाओं में इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, परिवर्तन को हम जान लेते हैं कि परिवर्तित कैसे हो जाती है। देखो, Zn पर आवेश 0। ठीक है, अगर हम यहाँ आएंगे तो SO4 पर -2, तो इस पर हो जाएगा +2। अब यहाँ ध्यान से समझना, Zn पर 0 था, कहाँ पहुँच गया? +2 पर। कब पहुँचता है प्लस में? जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? वो त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? ये त्याग। अच्छा, जब Zn इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो कोई तो ग्रहण कर रहा होगा। देखो, Cu पर था +2, क्योंकि SO4 पर होता है पूरे पर -2। अब ये Cu जो है +2 से कहाँ पहुँच गया? 0 पर। प्लस से 0 पर आ गया, मतलब Cu ने क्या कर लिया? Cu ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। देखो, थोड़ा सा यहाँ से बना देते हैं। Cu ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण। ठीक है, हमने पहले भी बताया था, अगर धन में कमी हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अगर धन में वृद्धि हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। क्लियर है? क्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स। समझ गए? चलो आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये टॉपिक्स ना, इनको थोड़ा सा ढंग से सीख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं ना। क्या देखना है इसका? Hg। देखो, माइनस के 2 हैं तो इस पर चार्ज हो जाएगा +2। ठीक है, Cl माइनस का 1 होता है, -1 1 के 2 हैं तो कितना हो जाएगा? इस पर भी +2। ठीक, यहाँ ध्यान दो, माइनस के 2 हैं तो यहाँ +2 होगा, लेकिन ग्रहण करने वाले 2 तो कितना बचेगा? +1। यहाँ माइनस के 4 हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? +4। देखो, एक को समझ लो, Sn +2 है, वहाँ कितना हो गया? +4। तो इसमें क्या हो रही है? प्लस में वृद्धि, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? यहाँ त्याग, और इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। ठीक है, इधर देखें तो +2 है और ये क्या पहुंच रहा है? +1 पर। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन। ठीक है, सारी बातें समझ में आई। प्लस में कमी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, प्लस में वृद्धि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक है, इन सबको हम सीख गए। अच्छा, ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होते हैं रेडॉक्स कहलाते हैं। फिर से मैं पूछूंगा, इस पदार्थ को क्या बोलेंगे? अपचयन वाला पदार्थ कहलाता है ऑक्सीकारक। क्या कहलाता है ये? ऑक्सीकारक। और ये वाला पदार्थ अपचायक कहलाएगा ना। चलो आगे जानते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। सबसे पहले जानेंगे, सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा परिवर्तन के साथ साथ संपन्न होती है। किस परिवर्तन के साथ संपन्न होती हैं? ऊष्मा परिवर्तन के साथ। ठीक, इसमें जानेंगे ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो इनको ही हम जानने वाले हैं। देखो, हमने बताया था ऊष्मा में परिवर्तन 2 तरह से हो सकता है, या तो ऊष्मा दें या ऊष्मा लें। ठीक है, तो जब हम ऊष्मा क्या करेंगे, इस आधार पर हम 2 प्रकार से बांट देंगे, एक है ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो, वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्रिया के फलस्वरूप क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा प्राप्त होती है क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के महत्वपूर्ण उदाहरण क्या हैं, दे रखे हैं। जैसे अगर हम मैथेन का दहन करें, ये कह रहा है प्राकृतिक गैसों का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मैथेन गैस का अगर हम दहन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, जल प्राप्त होता है, साथ के साथ ऊष्मा प्राप्त होती है। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा दे क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है। जैसे ये कह रहा है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम जो सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, वो क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें ग्लूकोज का हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, CO2 मिलती है, H2O मिलती है और हमें ऊष्मा मिलती है। और हमें क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक, देखा भी होगा हमें जब श्वसन की क्रिया में क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा। दूसरा समझेंगे, साग सब्जियों जैसे वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर क्या बनता है, कंपोस्ट बनना, मतलब उसका कंपोस्ट बनना भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, क्या है, अभिक्रिया। जैसे क्या करते हैं, हम खाद बनाते हैं तो अक्सर हम लोग जानते हैं कि जब हम खाद को क्या करते हैं, सड़ाते हैं। सड़ाना मतलब जब उसको डिकम्पोज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, ऊष्मा क्या होती है, अपघटित होती है। क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है ना। चलो बात करते हैं आगे। अच्छा, इसको हम पाचन क्रिया से भी लेकर चल सकते हैं। जब हमारी पाचन क्रिया होती है भोजन की तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। अब समझेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी का मतलब ये है जो ऊष्मा को ग्रहण करती हों, अवशोषण करती हों ऊष्मा का। समझेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे में समझेंगे HGO, कौन, HGO ऊष्मा को ग्रहण करता है और Hg और O2 बना लेता है। क्या बना लेता है, Hg और O2 बना लेता है। ठीक है, आगे करेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कैसे है, प्रकाश संश्लेषण समझते हैं ना, पौधे अपना भोजन किस क्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो पौधे जो हैं अपना भोजन दिन में मतलब प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो जो प्रकाश को ग्रहण करे, ऊष्मा को ग्रहण करे, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। कभी हमने देखा है कि हमने अपने दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण क्रिया होते हुए देखी जरूर होगी, मालूम नहीं होगी। क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। पहला ये है कि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा दैनिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। क्या प्रभाव पड़ते हैं, पहला है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। क्या है, पहला है संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधिता। अब चलते हैं आगे, संक्षारण को जानेंगे। किसको जानेंगे, संक्षारण। संक्षारण क्या है, देखो, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी धातु है, जैसे लोहा है, पीतल है, या फिर हमारा क्या है, कॉपर है, अगर चांदी है, ये कुछ है, सबको क्या होता है, इन पर धीरे धीरे जंग लग जाती है। ठीक है, अगर अच्छा देखो, जैसे समझेंगे लोहे पर क्या लगना, जंग का लगना। लोहे पर जंग लगती कैसे है, तो ध्यान से समझेंगे, अम्ल से और आर्द्रता मतलब नमी से ये क्रिया कर लेता है। जब क्रिया करता है तो धीरे धीरे इस पर जंग की लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संक्षारण। ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत के चढ़ जाना। तुम लोगों ने देखा होगा हमारे हाथों में अगर चांदी की कोई रिंग है तो वो धीरे धीरे काली सी पड़ जाती है। ठीक है, या फिर तांबे का है, तांबे के बर्तन हैं वो हरे हरे हो जाते हैं तो उनको साफ़ करना पड़ता है। हरे क्यों हो जाते हैं, तो उसका एक ही रीज़न है, संक्षारण हो जाता है उनका। क्या हो जाता है, संक्षारण। अच्छा समझेंगे, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। देखा भी होगा हमारे जो है कार होती है वो समय के साथ पुरानी हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो पानी में जाती है, धूप में रहती है, तो उन सब से जब वो क्रिया करता है लोहा तो वो धीरे धीरे उसका
संक्षारण हो जाता है। हमारे पुल हैं, जो पुराने लोहे के पुल हैं, देखा होगा, अब जब भी बरसात आती है या कुछ भी होता है तो वो पुल गिरने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि उनका संक्षारण हो रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो आगे हम जानेंगे कि लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्या है? एक ये बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि मान लीजिए हम कुछ चीज़ बना रहे हैं लोहे का, मान लीजिए हमने एक घर बना दिया, ठीक है, हाउस बना दिया, उसका क्या होगा, अगर हम उसका रख रखाव नहीं करेंगे तो वो कुछ सालों बाद गल जाएगा और वो नष्ट हो जाता है। तो गंभीर समस्या बन गई है ना। अच्छा, क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में सभी देशों को विशाल आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने घर बनाया, ठीक है, क्या बना दिया, घर, तो अब क्या होगा, कुछ दिनों बाद ये इसकी छत खराब हो जाएगी, टीन की हो तो लोहे की, तो लोहे की खराब हो जाएगी, फिर हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे लिए क्या होता है, क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में बहुत सारे सभी देशों को बदलना पड़ता है। तो सभी देशों का विशाल क्या हो रहा है, विशाल आर्थिक हानि हो रही है, बहुत पैसों का क्या हो रहा है, इसमें खर्चा हो रहा है। तो हम जानेंगे कि संक्षारण होता क्या है, ये हम जान गए। अब हम जान लेंगे कि ये जंग कैसे लगती है, ये जो हम जंग की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे कि संक्षारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है। लोहा क्या करता है, ऑक्सीजन से या जल से क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन से क्रिया करना ऑक्सीकरण, तो क्या हो जाता है, लोहे का हो जाता है ऑक्सीकरण, ठीक है। तथा एक यौगिक जल योजित फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। Fe2O3.XH2O प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है Fe2O3.XH2O, फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेट बनता है। कैसे बनता है, ध्यान से समझेंगे। हमारा लोहा है, कौन है, लोहा, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ साथ वातावरण की नमी से क्रिया कर रहा है। बहुत ध्यान से समझना क्या है, लोहा ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और वातावरण की नमी से क्रिया कर रहा है और बना लेता है Fe2O3.XH2O। इसे ही हम कहते हैं जंग। दो तरह की जंग होती है, एक लड़ने वाली और एक लोहे पर लगने वाली। तो ये कौन सी है, लोहे वाली, ठीक है, लोहे पर जंग का लगना, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, इसे ही क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग लगना। यह यौगिक लाल भूरे रंग का होता है तथा लोहे की धातु से धीरे धीरे चूड़ के ऊपर अलग हो जाता है। देखा होगा लोहे पर जब भी जंग लगती है तो वो लाल भूरा रंग शायद आप लोगों ने इतना नोटिस ना किया हो, परंतु ये जरूर देखा होगा कि उसके ऊपर धीरे धीरे एक परत सी छूटने लगती है। जैसे हमारी रेलिंग होती है तो उसके ऊपर से एक बुरादे की सी परत छूटने लगती है ना, इसी तरह से यही है, लोहे की ऊपरी परत समाप्त हो जाती है। कैसे समाप्त हो जाती है, जंग लग के जंग लगती है, फिर हमें वो साफ करनी पड़ती है, परत ये जो परत है धीरे धीरे क्या होती है, छूटने लगती है, अलग हो जाती है। जब ये अलग हो जाती है तो हमें ये क्या करनी पड़ती है, ऊपरी परत छुटानी पड़ती है ना। आगे समझेंगे। तथा प्रक्रिया चलती रहती है, पहले हमने वो पहली परत छुटाई, उसके बाद फिर जंग लग जाएगी, फिर हम दूसरी परत छुटा देंगे, फिर जंग लग जाएगी, तीसरी परत छुटा देंगे। क्रिया क्या चलती रहेगी, धीरे धीरे चलती रहेगी। लोहा आर्द्रता के संपर्क में रहता है तो यह धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। लोहा जब इनके संपर्क में रहेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, क्षरण, मतलब भार कम हो जाता है, ठीक है। भार क्या है, कम हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, संक्षारण। बात समझे। लोहा जो है जब क्या रहेगा, नमी की उपस्थिति में रहेगा, उससे जंग लगेगी, ऊपर वाली परत धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, फिर हम उसे साफ कर देंगे, फिर दूसरी परत से वो क्रिया करेगा, ठीक है। तो फिर दूसरी परत धीरे धीरे नष्ट करेगा, एक एक करके वो सभी परतों को नष्ट करते हुए चला जाता है। लास्ट में पता चलता है कि हमारा जो भी वस्तु थी वो धीरे धीरे पूरी तरह से खराब हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण। क्लियर है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक टॉपिक रह गया है, विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता, ठीक है। इसको समझेंगे। जब तेल अथवा वसा जो प्रकृति में वाष्पशील होते हैं, कैसे होते हैं, वाष्पशील युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं। उपचयित का मतलब इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, ठीक। ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है।
यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। क्या है यह घटना? क्या कहलाती है? विकृत गंधिता। जैसे कि समझो कि कोई सब्जी है, ठीक है, सब्जी जब क्या करेगी, एयर के संपर्क में रहेगी, ठीक है, तो धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थ है वो विकृत गंधी हो जाता है। विकृत गंधी का मतलब ये है कि उसके जो गंध है उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन। देखा होगा, हम देखते हैं कि उसको सूंघ कर देखते हैं कि ये तो खराब हो गई है। तो कैसे पहचानते हैं? इनकी गंध के द्वारा। किसके द्वारा पहचानते हैं? इसकी गंध के द्वारा। और कुछ लोगों को देखा होगा, हम तो ऐसे ट्राई कम करते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा उसको कभी कभार चख कर भी देखते हैं। जब चख कर देखते हैं तो बताते हैं कि स्वाद बदल गया है, ज़्यादा खट्टी हो गई है, या इस तरह से। पहचानते हैं नहीं पहचानते? कमेंट करके सब लोग बताना ना, ध्यान से समझना। इनकी एक तो गंध परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, बताना है कि गंध भी किस तरह की आती है। दूसरा ये बताना है कि इनका स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है। स्वाद कैसा हो जाता है ये भी एक बार पूरी तरह से कमेंट करके हमें बताना। कोई स्टोरी हो तो स्टोरी लिख देना ना। अच्छा, क्या कहलाती है? इस घटना को ही हम बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अब समझेंगे, विकृत गंधिता को निम्न विधियों द्वारा रोका जा सकता है। अच्छा, हम रोकते तो हैं सब्जी को खराब होने से, ठीक है, इसी को हम सीख रहे हैं। क्या है? खाद्य पदार्थ को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। चिप्स का पैकेट देखा है, चिप्स अगर नॉर्मल रखा हो तो वो 2 दिन में ख़राब हो जाता है, लेकिन उसी चिप्स को हम बंद करके रख देते हैं। देखा है ना, मार्केट से जो पैकेट मिलता है, ठीक है, जब वो वायु के संपर्क में नहीं रहेगा, क्या है, वायुरोधी पात्रों में उसे बंद कर देंगे तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। दूसरा क्या कहता है? निम्न ताप पर पके हुए खाने को प्रशीतन करना। प्रशीतन मतलब ठंडा करना। भोजन को धीरे धीरे पकाएं और उसको फ्रिज में रख दें तो वो क्या होगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। आगे, खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देना। देखो, एक पहला तो यही है, वायुरोधी पात्र में रख देना। दूसरा तरीका ये है कि उसमें भी पैकेट में जो ऑक्सीजन होती है उसे भी निकाल लूँ और उसमें क्या भर दूँ, नाइट्रोजन गैस। अब याद रखना, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, बताओ? तो कौन सी गैस भरी होगी, नाइट्रोजन गैस। क्लियर है? क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा साफ कर दें तो समझेंगे कौन सी गैस भरी होगी, नाइट्रोजन गैस। इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। चिप्स के पैकेट में हम कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन। सॉरी, ध्यान से समझेंगे। खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचा कर रखना चाहिए। क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों को किसके, सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचा कर रखना चाहिए। अगर बचा कर नहीं रखेंगे, ठीक, सीधा सूर्य का प्रकाश जाएगा तो सबको पता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया तेजी से होगी, विकृत गंधिता की क्रिया तेजी से होगी और उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। याद रखना, विकृत गंधिता एक ऑक्सीकरण क्रिया है। क्या है? उपचयित हो जाता है। तो कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण तेजी से होगा, उसका स्वाद बदल जाएगा, गंध बदल जाएगी और वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। बात क्लियर होगी? सारी बातें समझ में आ रही हैं? विकृत गंधिता अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। तो मिलते हैं हम आपसे, ऐसी ही एक जोरदार नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपके लिए इससे जस्ट अगला चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक, आप सभी लोग बस इस बात का ध्यान रखें कि जो भी हम पूछ रहे हैं उन सभी का कमेंट करके हमें आंसर दें और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। ठीक, आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम उतनी ही जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।